मिडिल क्लास में कॉस्मेटिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट लोग नहीं कराते। सी अगर कंपेयर करें हम आज से 15-20 साल पहले, तो 15-20 साल पहले डेफिनेटली एक तो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी, अवेयरनेस भी नहीं थी, तो नंबर ना के बराबर था। दूसरी मुझे करानी है कोई प्रोसीजर और मैं आपको एक बार पेमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मेरे लिए भी पॉकेट पेज हो जाए कुछ। देखिए, व्हेन इट कम्स टू कॉस्मेटिक सर्जरी एंड हेयर ट्रांसप्लांट, एक सबसे बड़ा मिथ लोगों में रहता है कि ये बहुत कॉस्टली है। कॉस्ट का फैक्टर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी कॉस्ट आएगी, क्या होगी। अगर हम अपनी बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो चार्जेस हैं, जो कॉस्ट हम लेते हैं किसी भी प्रोसीजर की, वो एक रीजनेबल है। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आप लोगों के कि आप हमें इस चीज़ को किस नए अवतार में देखेंगे या क्या नया होता हुआ देख सकते हैं अगले 5 साल 10 साल के अंदर? अगर हम फ्यूचर प्लान्स अपने देखें तो हमें लगता है कि हमें खुद को उस तरह से प्रॉपर इक्विप्ड रखना है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट एडवांसेस, कि हम ये जो डोमेन है हमारा, इसे और एक्सपांड कर सकें। प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ज़्यादा टैबू थी। मतलब आई कैन फेयरली से अबाउट 15-20 ईयर्स बैक तो ये हाल था कि वेरी सेल्डम पीपल वुड गेट इट डन। इसके बारे में एक्चुअली ये कहना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक सर्जरी है उसके बारे में अगर जब भी हम किसी से बात करते थे इनिशियल डेज में, और इनफैक्ट अभी भी काफ़ी हद तक, तो प्लास्टिक सर्जरी का नाम आते ही पेशेंट एक ही चीज़ बोलता है कि आप चमड़ी लगाएंगे, आप ग्राफ्टिंग करेंगे, बस। और दूसरी चीज़, जो एक फ़नी चीज़ वो बोलते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक कहाँ से आएगा। सो इसके अलावा जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, अगर उससे लेके आज अब 15-20 साल के एक्सपीरियंस में मैं चीज़ें देखता हूँ तो डेफिनेटली अवेयरनेस बहुत इंक्रीज़ हुई है, स्पेशली कॉस्मेटिक सर्जरी की अवेयरनेस। कॉस्मेटिक सर्जरी में इनिशियली अगर हम माने, और मैं शुरू से प्रैक्टिस कर रहा हूँ Tier 2 सिटी में, मेट्रोज़ में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में डेफिनेटली अवेयरनेस पहले भी थोड़ी ज़्यादा थी, बिकॉज लोगों की एक तरह से कनेक्टिविटी ज़्यादा थी, प्लस पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा थी। लेकिन Tier 2 सिटी में होने में ये एक थोड़ा ड्रॉबैक था कि लोगों का अवेयरनेस बहुत ही कम था इनिशियली। अगर उन्हें कुछ इश्यूज़ भी होते थे कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड या खुद की बॉडी के से रिलेटेड, तो वो एक तरह से अवेयरनेस ही नहीं थी, तो उन्हें था कि भाई ये कुछ हो ही नहीं सकता है, और वो उसी नेगेटिविटी के साथ, उसी वजह से एक तरह से लो सेल्फ एस्टीम के साथ ही रह रहे थे। बट विद ग्रेजुअली, विद लाइक एज द टाइम प्रोग्रेस्ड, धीरे धीरे अगर मैं आज कंपेयर करूं 2009 से लेके अभी तक, अभी 2025 चल रहा है, तो इतना अवेयरनेस बढ़ गया है कि उस समय के मुकाबले अभी 10 टाइम्स पेशेंट हमारे पास उसी प्रोसीजर के लिए आते हैं, 10 to 15 टाइम्स। डेफिनेटली ये रहता है कि अब कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है सब जगह के, इंटरनेट की वजह से, मोबाइल की वजह से। उसके अलावा हम लोग भी काफ़ी सेशंस लेते रहते हैं अवेयरनेस के, सो दैट एटलीस्ट किसी को अगर कुछ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक तरह से ये जान सके कि हाँ, ये चीज़ ठीक हो सकती है, ये चीज़ बेटर हो सकती है। मिडिल क्लास में कॉस्मेटिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट लोग नहीं कराते हैं। ये बहुत बड़ा एक मिथ है, नोशन है। और पर मैं अब ये देखता हूँ कि शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल्स, इमीडिएट फ्रेंड सर्कल्स में लोग जो हैं दे आर वेरी कॉन्शियस, यंगस्टर्स बड़े कॉन्शियस हैं। आप कैसे इसको क्लैरिफाई करोगे कि पार्टिसिपेशन है क्या मिडिल क्लास का? अगर कंपेयर करें हम आज से 15-20 साल पहले, तो 15-20 साल पहले डेफिनेटली एक तो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी, अवेयरनेस भी नहीं थी। तो जो हाई क्लास सोसाइटी जिसे हम कहते हैं कि भाई जो बिजनेसमैन और अच्छे पेइंग कैपेसिटी वाले पेशेंट्स थे, वो यूजुअली बाहर जाते थे, इंडिया से बाहर जाते थे, तो वो नंबर ना के बराबर था। फिर उसके बाद चेंज आया नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में कि उन्होंने इंडिया में करवाना शुरू किया और उनका नंबर बढ़ा। आज से 10-12 साल पहले की बात करें तो अराउंड 90-95% तो एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि हाई सोसाइटी जिसे हम कहते थे, या पैसे वाले लोग करवाते थे। लेकिन उसके बाद का जो स्लॉट आया, अगेन 5-7 ईयर्स का जो टाइम पीरियड आया, उसमें डेफिनेटली मिडिल क्लास के लोग काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व हुए। जब जो हाई सोसाइटी वाले पेशेंट्स थे, हाई पेइंग कैपेसिटी वाले पेशेंट्स थे, उनका नंबर भी बढ़ा, और मिडिल क्लास के नंबर्स भी बढ़े उसके अंदर, मिडिल क्लास के पेशेंट्स के नंबर भी बढ़े उसमें। अगर हम आज की डेट में बात करें तो टू बी फ्रैंक, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से मैं अगर बोलूँ तो अगर हम उसे क्वांटिफाई करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट हाँ, मैक्सिमम पेशेंट्स अब मिडिल क्लास से होते हैं। तो अगर 100 पेशेंट्स आपके पास में आ रहे हैं तो मिडिल क्लास से कितना? अगर हम ऐसे ही जस्ट एक क्वांटिफाई करें अपर, मिडिल एंड लोअर क्लास में, तो परसेंटेज वाइज देखें तो 20-25% पेशेंट्स होते हैं हमारे अपर मिडिल क्लास के, अपर क्लास के,
दैन मिडिल क्लास के अराउंड मान के चले हम 60% के आसपास पेशेंट्स, और 15% पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लो सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा से होते हैं। लेकिन अब अवेयरनेस की वजह से और वो इन प्रोसीजर्स के लिए जब हमारे पास आते हैं तो डेफिनेटली हम भी कंसिडर करते हैं कि हाँ अगेन, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन उस पेशेंट को चाहिए, बिकॉज वो उसकी सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट कर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रहा है, तो हम भी उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। और ये प्रपोर्शन अभी पिछले 3-4 साल से चल रहा है। मिडिल क्लास का जो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, लो और जो लो सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा का परसेंटेज है वो ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, एंड ऑल टुगेदर नंबर बढ़ता जा रहा है कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स का, और पार्टिसिपेशन मिडिल क्लास और लो सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा का भी बढ़ता जा रहा है। तो सपोज करिए मुझे करानी है कोई प्रोसीजर और मैं आपको एक बार पेमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मेरे लिए भी पॉकेट पेज हो जाए, कुछ आप कुछ वो मैनेज कर पाएंगे, मुझे हेल्प कर सकते हैं आप लोग उस तरह से? देखिए, व्हेन इट कम्स टू कॉस्मेटिक सर्जरी एंड हेयर ट्रांसप्लांट, एक सबसे बड़ा मिथ लोगों में रहता है कि एक तो बहुत कॉस्टली होती है, राइट, है ना? राइट। कॉस्ट का फैक्टर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी कॉस्ट आएगी, क्या होगी। अगर हम अपनी बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो चार्जेस हैं, जो कॉस्ट हम लेते हैं किसी भी प्रोसीजर की, वो एक रीज़नेबल है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कितना आपका कॉस्ट आएगा। हमारे जो चार्जेस हैं किसी भी प्रोसीजर के, ना वो बहुत ज़्यादा है ना वो बहुत कम है, बिकॉज हमारा अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारी आइडियोलॉजी ये है कि मैक्सिमम लोगों को हमें अपनी सर्विसेज देनी है एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। सो वो मैक्सिमम पेशेंट्स तो होते हैं, वो हमारे ऐसे होते हैं कि हमारे जो प्राइस ब्रैकेट है उसमें वो करा लेते हैं प्रोसीजर्स। हाँ, कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स होते हैं, से अराउंड 7 to 8%, 8 to 10% पेशेंट्स होते हैं जो कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं पेमेंट के अंदर, तो उनके लिए डेफिनेटली, फिर उनके लिए बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल प्रोसीजर्स हैं कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी इस वजह से उस चीज़ से वंचित रहे या वो नहीं करा पाए कि भाई मेरे पास कुछ समय के लिए मैं पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा। तो हम बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं उसमें भी, और अगर वो कुछ एक तरह से कंपनीज हैं वो प्रोवाइड कराती हैं स्कीम्स, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनके पास जिससे कि वो स्प्लिट करके पेमेंट भी कर सकते हैं, सो दैट वो एक जो एक्चुअली अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारा और उनका भी, कि एक ऐसा लुक वो अचीव करें जिससे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। और हम ये मान के चलते हैं कि एक ये जो अमाउंट है, पैसा है, ये उसमें कहीं भी एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। सो सपोज करिए मैंने अपने फ्रेंड को रेफ़र किया आपको क्योंकि मैं खुश था। अब जब दोस्त आता है मेरा तो उसको भी सेम सेट ऑफ ट्रीटमेंट मिले, वही केयर मिले, आप कैसे इंश्योर करते हो आपके वो जो SOPs हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, या जो इंस्ट्रक्शंस टू योर स्टाफ हैं, हाउ डू यू इंश्योर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इट कि वो वैसे का वैसे ही रहे? पेशेंट हमारे पास किसी भी प्रोसीजर के लिए आए, हमारा जो उनको सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं, जो केयर हम प्रोवाइड कराते हैं, वो बिल्कुल वेरी नहीं करती है पेशेंट टू पेशेंट, लेकिन जो ट्रीटमेंट हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं वो डेफिनेटली कस्टमाइज्ड होता है। यस, वो कस्टमाइज्ड होता है एज पर पेशेंट्स रिक्वायरमेंट्स। प्री प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर सब सेगमेंट्स के लिए टीम्स जो हैं उनके स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्कुल उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसका जो काम है उनको वो करना है और वैसे ही करना है, और वैसे ही करना है। देयर इज़ नो डेविएशन। अगर हम स्टरलिटी मेंटेन करनी है, हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टरलिटी हम मेंटेन करके रखते हैं हमारे OTs का, जिससे कि इन्फेक्शन रेट हमारा 0 है। तो जिस स्टाफ का, जिस टीम मेंबर का काम है वो स्टरलिटी मेंटेन करना, वो प्रॉपर उसी प्रोटोकॉल से डेली वही चीज़ मेंटेन करते जाएंगे रेगुलरली, सो दैट जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो कोई भी डेविएशन एक्सपेक्ट नहीं करते और नहीं होने देते रादर, आई वुड से। और नहीं होने देने का सिर्फ एक ही तरीका है, रेगुलर ट्रेनिंग। हम रिपीटेडली टीम मेंबर्स को, टीम लीडर्स को ट्रेन करते हैं सो दैट वो अपनी टीम को गाइड करें कि कैसे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, कैसे हम बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। राइट। नाउ हैविंग कम टू अ सर्टेन लेवल जहाँ पर आप लोग काफ़ी पॉपुलर हैं बिकॉज ऑफ योर हाई लेवल्स ऑफ इंटेग्रिटी, हाई लेवल्स ऑफ डिलीवरी, आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी कुछ फ्यूचर प्लान्स लेके रखे होंगे कि मैं अब नेक्स्ट लेवल पर ALCS को यहाँ देखना चाहता हूँ। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आप लोगों के कि आप हम ALCS को किस नए अवतार में देखेंगे, या क्या नया होता हुआ देख सकते हैं अगले 5 साल 10 साल के अंदर? मैं अगर आज की डेट की बात करूँ तो डेफिनेटली पेशेंट इनफ्लो जो हमारा है, अगर हम कंपेयर करें आज से 5-7 साल पहले से, तो
जयपुर राजस्थान के अलावा मेट्रोज से भी अब पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। देन आउट ऑफ इंडिया पेशेंट्स भी, इंटरनेशनल पेशेंट्स भी काफ़ी अब ट्रीटमेंट के लिए आने शुरू हो गए हैं। सो अगर हम फ्यूचर प्लान्स अपने देखें तो हमें लगता है कि हमें खुद को उस तरह से प्रॉपर इक्विप्ड रखना है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट एडवांसेस, कि हम ये जो डोमेन है हमारा इसे और एक्सपांड कर सकें। और जो पेशेंट्स हमारे इंटरनेशनल पेशेंट्स आ रहे हैं, डेफिनेटली एक सर्टेन लेवल ऑफ केयर तो हम अभी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने फैमिली या फ्रेंड्स को खुद रेफ़र करते हैं। हमें उस स्टैंडर्ड को थोड़ा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे और लेके आना है विद इम्प्रूव पेशेंट केयर, विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट मशीन्स, और एक हम प्रॉपर जिसे कहते हैं कि वी कीप एन आई on what's happening across the globe. So that's why you keep on attending a lot of conferences and keep presenting papers and और वो सच आजकल विद टेक्नोलॉजी इट्स सच अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड कि हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ नया आता है। सो उसी वजह से हमें रेगुलरली ट्रैवल करना पड़ता है, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी पड़ती है। अगर मैं अटेंड कर रहा हूँ पेशेंट्स को जो कि अक्रॉस द ग्लोब आ रहे हैं, तो डेफिनेटली पेशेंट बहुत उनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रहती है लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अगर हमें उन्हें वही सर्विसेज प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले मैं ट्रेन हूँ उस चीज़ के बारे में और मैं अपनी टीम को उस चीज़ के लिए ट्रेन रखूँ। जो हम टारगेट कर रहे हैं चीज़ें वो ये हैं कि फर्दर इम्प्रूव पेशेंट केयर, फर्दर रीच, फर्दर जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो हम ज़्यादा दे सकें पेशेंट्स को। टीम में हम ऐसे लोग इनकॉर्पोरेट कर सकें कि जिनकी फ़िलॉसफी, जिनका थिंकिंग प्रोसेस हमसे मैच करे और वो और अच्छी सर्विस दे पाए। एंड जो अभी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, डेफिनेटली सी हमारा एम रहता है कि हम मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स जो हैं हेयर, स्किन और कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड वो दे पाएँ। बट विद एवर चेंजिंग लाइक वर्ल्ड कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, तो वो एक हमें हर स्टेप पे चीज़ें ऐड करनी है अपने पास, जिससे कि हमारी पहली प्रायोरिटी अगेन वही है कि राजस्थान और जयपुर के पेशेंट्स को वो सर्विस दे सकें। उसके अलावा कोई बाहर के पेशेंट्स भी अगर हमारे पास आ रहे हैं, मेट्रोज़ के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, तो हम उन्हें एटलीस्ट मेट्रो के एट पार या उनसे बेटर ट्रीटमेंट ही दें। सो इन दिनों टर्की बहुत सुनने में आता है डॉक्टर साहब, मतलब कि क्या ऐसा क्या हो रहा है टर्की में जो कि उसको भी it is emerging as a very very nice kind of center for all these cosmetic procedures. What's happening there? Recently अगर हम देखें तो पेशेंट्स जो हैं यूरोप से या यूएसए से काफ़ी पेशेंट्स टर्की जाते हैं सर्जरी कराने के लिए, और सबसे ज़्यादा नंबर तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट का है और देन कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स भी हैं। तो देखिए टर्की में भी हैं डेफिनेटली बहुत सारे सर्जन्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं कंसिस्टेंटली, और उस वजह से भी कुछ इनिशियली लोग वहाँ अट्रैक्ट हो रहे थे। टर्की का बहुत मेजर फैक्टर जो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो लोग ज़्यादा जा रहे हैं, उसका है एक तो प्रॉक्सिमिटी एंड कनेक्टिविटी टू यूरोप। यस, टू यूरोप एंड यूएस। ओके, एक ये फैक्टर, देन एक रीजनेबल केयर उन्हें वहाँ मिल जाती है। देन जो टर्की के क्लिनिक्स हैं वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा एक तरह से इंडस्ट्री ड्रिवन है, एक कंपटीशन है उन सब में, तो वो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स, वो कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स भी देते हैं पेशेंट्स को कि ट्रीटमेंट ये भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कवरेज भी ज़्यादा हो जाएगा, इतने ग्राफ्ट निकल जाएंगे। बियॉन्ड दैट सर्विसेज जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज होती हैं लाइक ट्रैवल के लिए भी, प्लस आपको मेडिकल टूरिज्म में भी कुछ साइट सीइंग हो गया और टर्की विजिट कराना, वो सब भी पैकेज में ऐड करके वो उस तरह से प्रोवाइड करा देते हैं। सो क्या मार्केटिंग पैकेजिंग हो रही है वो? यस, ये मार्केटिंग पैकेजिंग है, और बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जहाँ जो कि मैं उसी बात पे रहूँगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स टर्की के हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत मेजर चंक है, मेजर सेगमेंट है टर्की में जो कि अनक्वालिफाइड लोगों का है और टोटली कमर्शियली ड्रिवन है। राइट, वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करा के देन सोशल मीडिया पे कुछ अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स पोस्ट करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक तरह से कमर्शियली पार्टिसिपेट करवा के और बूस्ट करा के पेशेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो अगर हम मेडिकल एथिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं इस सब सेगमेंट में, जबकि इसको अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडियन डॉक्टर्स का जो पर्सनल टच रहता है, जो एक
केयर देने का तरीका रहता है, दैट आई कैन अश्योर यू दैट इज़ अनमैचेबल। मुझे याद आता है कि मेरी माँ मुझे हमेशा ये कहती रही कि भाई मेरे पे उनको बड़ा घमंड है, लेकिन उनको सिर्फ मेरे से एक ही शिकायत थी कि मेरे होने के बाद में उनका जो टमी था वो पोट कर गया और वो फिर अंदर जा नहीं पाया। और मुझे लगता है कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि शायद मुझे ऐसे ही जीना होगा, जो कि मुझे लगता है कि ये जो रिवोल्यूशन हुआ है पूरी मेडिकल साइंस के अंदर थ्रू कॉस्मेटिक सर्जरी एंड ऑल, मुझे लगता है इससे लोग काफ़ी हेल्प होंगे, मतलब इससे तो सी ये कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में अभी भी एक नॉन एसेंशियल कैटेगरी में लिया जाता है। राइट। बट अगेन जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपकी लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है, वो आपकी सराउंडिंग्स पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है, आपको पर्सनली प्रोफेशनली मोटिवेट करता है टू डू योर बेस्ट। अब क्या है ना, जो लोग हैं हमारे देश में, सबके दिमाग में ना कुछ एक चीज़ें ऐसी हावी हैं कि उनको लगता है ये प्रोसीजर कराना तो बड़ा रिस्की है जी, बहुत पैसा लग जाएगा, मेरा मजाक बनेगा दुनिया में। ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हुई हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कि ये कैसे एड्रेस हो, मतलब इसका क्या उपाय है? सोसाइटी में कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट को लेके थोड़ा टैबू तो है, इसमें देयर इज़ नो डाउट, बट डेफिनेटली विद अवेयरनेस, विद इंक्रीजिंग अवेयरनेस वो सब चीज़ें कम हो रही हैं। और जो पेशेंट्स के मेन कंसर्न रहते हैं वो यही रहते हैं कि सब ये रिस्की है प्रोसीजर, कॉस्टली है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके अंदर ज़्यादा। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो दीज प्रोसीजर्स आर एक्चुअली वैल्यू एडिशन, आपकी तरह से एक तरह से लाइफ में, बॉडी में वैल्यू ऐड करते हैं, और उससे अगर हम कंपेयर करें तो ये नेग्लिजिबल कॉस्ट पे होते हैं। फिर अगर हम बात करें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, साइड इफ़ेक्ट्स कितने होते हैं, सो अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर से कराते हैं, एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक पे कराते हैं जहाँ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, तो ये प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हैं, ऑलमोस्ट साइड इफ़ेक्ट फ्री हैं, एंड दीज आर वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स। सोसाइटी में जो टैबू है उसके साथ डेफिनेटली एक ही एस्पेक्ट है कि जो पेशेंट जो हमारे आते हैं, जो सपोर्ट एक वो सीख करते हैं, जो सपोर्ट डिमांड करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड से, कि उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा या कुछ उन्हें उल्टा नहीं बोला जाएगा, वो अभी भी काफ़ी है। वो मैं मानता हूँ कि विद इंक्रीजिंग अवेयरनेस और जैसे जैसे लोग खुद प्रोसीजर्स कराएंगे, ये उन्हें समझ आएगा कि हाँ, जब ये रिजल्ट्स आते हैं तो कितनी पॉजिटिविटी लाते हैं, और उनकी सराउंडिंग्स भी उसे जब देखेंगी तो ये सोशल जो टैबू है ये भी डेफिनेटली विद टाइम रिड्यूस होगा। मुझे आपसे बातों के दौरान ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे OTT के एक्टर्स और बहुत सारे मेट्रो से जो लोग हैं वो जयपुर आ रहे हैं। आपके दिमाग में वो क्या रीजंस हैं, जैसे आपकी बातचीत होती होगी उनसे आपको पता चलता होगा कि वो लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं जयपुर की तरफ ये प्रोसीजर्स के लिए? ये जो मेट्रो से जो पेशेंट्स आते हैं, जो या फिर जो इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वो बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करके आते हैं। वो सारे क्लिनिक्स को कंपेयर करते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से, और जब वो कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जयपुर में उन्हें वो हमारे पास क्वालिटी केयर मिलेगी, क्वालिटी सर्विसेज मिलेंगी, एक वो ऑथेंटिसिटी भी, ऑथेंटिसिटी, यस, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट और इस सब से लोग बड़े अंधे हो जाते हैं, जो कि मेट्रोज वगैरह में बिल्कुल मुझे लगता है कि काफ़ी गुमराह हो जाते हैं। तो वो, और जो एक कहीं ना कहीं मार्केटिंग जो आपको मिसगाइड कर सकती है, स्पेशली क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी और हेयर ट्रांसप्लांट में वो बहुत ज़्यादा होती है, वो ऐसी मार्केटिंग जो कि मिसगाइड करती है आपको, हम उससे थोड़ा सा रिफ्रेन करते हैं, दूर रहते हैं। तो जब वो रिसर्च करते हैं, जब सारे क्रेडेंशियल्स चेक करते हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक को चेक करते हैं, रिव्यूज़ चेक करते हैं, हमारे पेशेंट से बात करते हैं जिनकी हमने सर्जरीज की हैं, और वो एक प्रॉपर ऑथेंटिक जब वो रिपोर्ट उन्हें मिलती है, तब वो फाइनलाइज करते हैं कि हाँ वो, और प्लस अगेन एक और मेजर फैक्टर आता है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। जब Tier 2 सिटी जयपुर में मेट्रो से अगर हम कंपेयर करें या फिर किसी फॉरेन कंट्री से कंपेयर करें, तो ट्रीटमेंट कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है, बट जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड क्लास है। तो वो उन्हें एक तरह से पुश करता है, मोटिवेट करता है कि, और एक्सेसिबिलिटी जयपुर की अब बहुत अच्छी है, हर जगह से कनेक्टेड है, तो वो उन्हें लगता है कि ये प्रोसीजर, हम मोस्टली प्रोसीजर्स डे केयर होते हैं, तो उन्हें 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए जयपुर आना होता है, करा के वो जा सकते हैं प्रोसीजर वापस, और उसके बाद हम रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं पेशेंट्स को, वो हम कनेक्टेड रहते हैं और प्रॉपर गाइड करते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म को भी आपने इनकॉर्पोरेट किया अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में? इफ़ समवन कम्स कि भाई चलिए 2 दिन में रुकूंगा तो मैं माइट एज वेल कुछ जयपुर देख लेता हूँ,
तो डू यू फैसिलिटेट दैट आल्सो? अगर कोई पेशेंट हमसे डिमांड करता है कि वो इस चीज़ में हमारी असिस्टेंस चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली उन्हें पूरा गाइड करते हैं, पूरी हेल्प करते हैं, सो दैट, क्योंकि बिकॉज सी इसमें अगर वो हमारे को ट्रस्ट करके, अगर वो हमें ट्रस्ट करके इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एथिकली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर उनकी कुछ और भी विषय है तो हम उसे पूरा करें। उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि फिर बिना कहीं पे भी उनसे कोई ओवरचार्ज ना करें और उन्हें ऑथेंटिक चीज़ें मिले और बेस्ट सर्विसेज मिले। सो उसके लिए डेफिनेटली वो एक मेडिकल टूरिज्म का ही एस्पेक्ट है कि हम उनकी जो ट्रिप्स हैं वो कोऑर्डिनेट कर देते हैं। वो जयपुर में या जयपुर के आसपास और भी जो जगह हैं वहाँ घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। उसका एक एडिड एडवांटेज और है इसमें, अगर वो आ रहे हैं विद इनकॉर्पोरेटिंग मेडिकल टूरिज्म एंड घूमना चाहते हैं आसपास की चीज़ें विच दे कैन वेरी वेल डू आफ्टर 48 आवर्स ऑफ द सर्जरी, तो वो 5-7 दिन के लिए जब जयपुर रुकते हैं या आसपास घूमते हैं तो वो हमसे मिलके वापस जाते हैं और एक फॉलो अप उनका और हो जाता है। राइट। और लगता है कि उनकी हीलिंग भी फास्ट हुई, वो एकदम मूड चेंज हुआ, एक प्रोसीजर खत्म हुआ, उसका रिलीफ है, उसके बाद में घूमना फिरना हो रहा है, तो थोड़ा सा वो लोग रिलीफ भी, मतलब रिक्यूपरेशन का पार्ट हो गया। और जब वो फिर टोटल कॉस्ट देखते हैं उस चीज़ की, ट्रीटमेंट की, सर्विसेज की, उनके पूरे ट्रिप की, ट्रैवल की, तो वो बाहर के देश से किसी भी कंट्री से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है। राइट। सो इंडिया, is it holding any promise in medical tourism? How do you see panning it up? Yes, अभी with जो most of the clinics in India की मैं बात करूँ, सब काफ़ी हद तक अब टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं एंड देन रेगुलरली ये प्रोसीजर्स हो रहे हैं। तो मेडिकल टूरिज्म डेफिनेटली, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉस्मेटिक सर्जरी, वो आने वाले फ्यूचर में फ्लरिश करेगा ही करेगा। और ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो अभी काफ़ी हद तक एक तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 5-10 साल में बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा। और बिकॉज सी इंडियन डॉक्टर्स जो जिस तरह की पर्सनलाइज केयर देते हैं हमें, आई फील प्राउड टू से दिस कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टर्की को कंपटीशन देने में और सरपास करने में इस चीज़ में। उसमें जैसे हम लोग जब यंग थे तो वो जादू भरी आँखों वाली सुनो, नीली आँखों वाली, और ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ा मैटर करती थी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लड़कियों में भी एक डिज़ायर होती होगी कि हमें ये वाली नाक चाहिए, क्योंकि नाक से हम लोगों की साइकोलॉजी को गैस करने की कोशिश करते हैं। सो मेनी बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट इट। सो जो ये राइनोप्लास्टी सर्जरी है, जो आईज रिलेटेड या अदर कॉस्मेटिक रिलेटेड सर्जरीज हैं, हाउ कॉमन आर दीज नाउ एंड हाउ ईजी आर दीज फॉर वेरियस पीपल टू रियली गेट इट डन? राइनोप्लास्टी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, सी एवरी कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, बिकॉज आप डील कर रहे हैं जो चीज़ नॉर्मल है उससे, आप उस नॉर्मल चीज़ को और अच्छा करने जा रहे हैं तो वो और चैलेंजिंग हो जाता है। और विद इंक्रीजिंग अवेयरनेस डेफिनेटली पेशेंट, क्योंकि आइडियल नोज़, अगर मैं प्रोपोर्शन बात करूं तो पॉपुलेशन में 40% लोगों की नोज़ आइडियल नहीं होती है। ओके। उनमें कुछ ना कुछ डेफिनेशन होता है, डिफॉर्मिटी होती है, नॉर्मल से डेविएशन होता है जो कि वो कैरी कर रहे होते हैं, बट अंदर ही अंदर कहीं वो खुश नहीं होते उस चीज़ से, कॉन्शियस भी होते हैं, तो वो उसको करेक्ट कराना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा एक चंक है, बहुत बड़ा एक नंबर है जो कि करवाना चाहते हैं। लेकिन अभी डेफिनेटली विद, क्योंकि वो अक्रॉस ऑल सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा, हायर मिडिल लोअर सब में आते हैं। कई लोगों के पास टाइम नहीं है, कई लोग के पास सपोर्ट नहीं है फैमिली का, मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो अभी नहीं कराते। बट जब वो कराते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसीजर्स, तो बहुत लाइफ उनकी एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। अच्छा, राइनोप्लास्टी तो एक कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर हो गया। नोज़ के साथ एक और चीज़ एसोसिएटेड होती है, ब्रीदिंग। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि कई लोग क्लब करते हैं कि राइनोप्लास्टी से ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, तो हम उन्हें बहुत उस तरह से एक क्लियरली समझाते हैं कि राइनोप्लास्टी एक एब्सोल्युटली कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, नथिंग टू डू विद ब्रीदिंग। हाँ, अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और आपके प्लास्टिक सर्जन ने एसेस कर लिया है कि वो आपका जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो डेविएटेड सेप्टम की वजह से है, तो डेफिनेटली वो प्लास्टिक सर्जन आपका सेप्टोराइनोप्लास्टी करके एक ही बार में दोनों चीज़ों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी ठीक कर देंगे और नोज़ की शेप भी प्रॉब्लम कर देंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और इशू है आपकी नोज़ में जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको ENT सर्जन से कॉन्टैक्ट करना होता है।
जो कि आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। आपने इतने ऑपरेशंस किए हैं ड्यूरिंग योर एंटायर करियर, ऐसा कोई पेशेंट जो आपको विविडली एकदम याद आता हो कि जिसमें जो कि आपको यार ये वाला जो केस था ये मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट था, या ऐसा कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट आया हो किसी केस को करने से ना? कोई केस, मुझे मालूम है कि जितने पेशेंट्स हैं सब आप सबको एक तरह ही ट्रीट करते हो, सबको उतना ही केयर होता है, सब होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ एक केसेस चैलेंजिंग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो आपको था कि ये मेरे को करके दिखाना है, या कोई किसी का आपको टेस्टिमोनियल आया जिसने कहा कि नहीं साहब मज़ा आ गया, whatever, anything that you register, no? Do you remember any such case? हाँ, मतलब मैं being a surgeon, being a cosmetic surgeon, bringing like positive changes in जो पेशेंट्स की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसीजर्स करते हैं, तो डेफिनेटली हर केस चैलेंजिंग होता है, और हर केस का जब रिजल्ट अच्छा आता है तो वो जो स्माइल होती है पेशेंट के फेस पे वो इतनी ग्रेटिफाइंग होती है कि वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन। बिगेस्ट रिवॉर्ड है, बिगेस्ट रिवॉर्ड। और मतलब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो सिंपल सा एक अगर मैसेज भी कई बार भेजते हैं कि सर थैंक यू, तो वो देख के ऐसा लगता है कि हाँ मतलब हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है पेशेंट की लाइफ में, पॉजिटिविटी में। और बहुत फ्रिक्वेंटली होता है कि पेशेंट्स अपना खुद ही प्री पोस्ट फोटो क्लिक करके भेजते हैं कि पहले कैसे थे और अब कितना वो फील कर रहे हैं। वो ये जो मैसेजेस होते हैं, टेस्टिमोनीज होती हैं, एंड डेफिनेटली कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि जो पूरा एक दो पेज फिल करके हमें देके गए हैंड रिटन कि टू द बेस्ट डॉक्टर और ये सब। तो वो हर चीज़ का एक मतलब जिसे हम कहते हैं कि एक मैं मतलब उनको कंपेयर ही नहीं कर सकता। चेरिशेबल। यस, वो हर जो एक छोटा सा टेस्टिमनी होती है या मैसेज होता है या गिफ्ट होता है वो उतना ही टच करता है एक्चुअली कि हाँ आपने एक और लाइफ चेंज की, एक और लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए। और उसका रीज़न क्या है कि वो पॉजिटिविटी सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है। पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है विच एक्चुअली एग्ज्यूड्स। सो वो आपकी सराउंडिंग को भी, एक लाइफ आपने ट्रांसफॉर्म की वो डेफिनेटली सराउंडिंग की 10-15 लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करेगा। यस, टच करेगा। राइट सुनील, एज समवन who's really carried on this torch of bringing best healthcare, best cosmetic surgery, best hair transplant to Rajasthan, that too at an affordable cost. So much so कि अब जो मिडिल क्लास लोग मुश्किल पाते थे उसको वो अब ज़्यादा से ज़्यादा कराने लग गए। आप क्या समाज को एक मैसेज देना चाहोगे एज समवन who's been a good Samaritan for the society also? पहले तो बहुत बेसिक सा ये है कि सब जो भी मतलब आप अपना ध्यान खुद का बहुत अच्छे से रखें इन द सेंस कि बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम एक्चुअली मिस आउट कर देते हैं। बेसिक सेल्फ केयर, बेसिक स्किन केयर, बेसिक हेयर केयर अगर हम वो कर लेंगे तो बहुत सारे इश्यूज तो हमारे अपने आप ही सेटल हो जाएंगे, मेंटल और फिजिकल। यस, फिर बियॉन्ड दैट अगर आपको कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी लगती है बॉडी में, किसी चीज़ से, पार्ट से आप खुश नहीं हैं, तो इट्स वेरी ईजी, वेरी कन्वीनियंट दीज डेज टू गेट दीज प्रोसीजर्स डन, बिकॉज आपको वो नेगेटिविटी लंबा टाइम तक कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप विजिट करें। आप सबसे ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट से मिलें, आप एक्सपीरियंस डॉक्टर से मिलें, प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लें, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करें, रियलिस्टिक गोल सेट करें, एंड देन जब आप वो प्रोसीजर्स कराएंगे तो आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसीजर्स होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा, जिससे कि आप अपना जो बेसिकली हर दिन आपका अच्छा निकलना चाहिए। सो वो जो डे टू डे हैप्पीनेस है वो आप डेफिनेटली और अच्छे से अचीव कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपना कोई भी अगर आपको इशू बॉदर कर रहा है उसको आप ठीक करा के, करेक्ट करा के, और एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेके। सो बॉटम लाइन इज़ खुद का ध्यान रखें अच्छे से, और अगर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है मेडिकली तो एक एक्सपर्ट से मिले, मेडिकल एडवाइस लें और उसको ठीक कराएं। सो कितनी ब्यूटी पेजेंट्स में हमने सुना, लेडीज़ को पूछा कि भाई आप इतने सुंदर हो, उसके पीछे क्या राज है, एंड मोस्ट कॉमन आंसर दैट कम्स अक्रॉस इज दे एट्रीब्यूटेड टू देयर पेरेंट्स, जीन्स। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब शायद लोग ओपनली ये भी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई डॉक्टर, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई कॉस्मेटिक सर्जन, एंड आई मस्ट थैंक यू फॉर bringing this particular procedure, this entire thing in an affordability range, both in terms of geography also, because Rajasthan is supposedly a smaller state and not so advanced. It used to be like less advanced. So I must thank you for this, and keep doing good work.
Thank you so much, and I'll also like to add something. Definitely, this thing is happening now कि अब लोगों ने खुद ने बोलना शुरू कर दिया है, especially after a few celebrities from Hollywood and Bollywood. उन्होंने जब एक्सेप्ट किया है तो लोगों को भी लग रहा है कि अब, और ये जब एक्सेप्टेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक सोसाइटी में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और हम शायद एक बेटर फ्यूचर अचीव कर पाएंगे एज अ सोसाइटी ऑल टुगेदर. I mean, Thank you so much.